आरबीएसई कक्षा 10वीं विज्ञान के अंदर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में अपन ने पढ़ा है, तो अच्छा आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर उसको याद कर लेना, वीडियो को देख लेना। बहुत अच्छा टॉपिक था, बोर्ड एग्जाम के अंदर आता भी, ये मोस्ट भी था जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा। तो चलिए आज के वीडियो में अपन शुरू करते हैं। आज के वीडियो में 4.6 रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता, यानी टॉपिक का नाम है रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के बारे में कई बार कोर्ट के अंदर यह बड़ा काम आता है। मान लीजिए कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर दो दंपति होते हैं, आपस में लड़ते हैं और एक शिशु पर अधिकार जताते हैं कि यह मेरा पुत्र है या मेरा पुत्र है। तो दो दंपति होते हैं, तो कोर्ट को बड़ा जटिल किस प्रकार निर्णय लेना पड़ता है। वो निर्णय लेने के लिए एक जो बिंदु काम में लेते हैं वो यही है, साइंस, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता। तो इस प्रकार से लैबों के अंदर ये परीक्षण किया जाता है ब्लड वगैरह का, तो वो एक अलग चीज़ है और किताब के अंदर अपन अलग पढ़ेंगे। तो वो लैब का डिसीजन होता है, वो अपन समझने का डिसीजन इसी प्रकार से होता है। पैतृकता संबंधी विवादों का हल करने के लिए रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के ज्ञान द्वारा हल किया जाता है। इनका ज्ञान अपन को होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपकी बुक्स में दे दिया हुआ है कि दो दंपति हैं, तो माना एक शिशु का जिस पर दो दंपति का अधिकार जता रहे हैं, यानी दो दंपति हैं, वो एक लड़के पर अधिकार जता रहे हैं, बच्चा है कि भाई वो मेरा बच्चा है। तो शिशु का ब्लड ग्रुप एंड रुधिर वर्ग बी है। तो दो दंपति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो पहले वो उसका प्रथम दंपति का पुरुष हैं, उसका ओ ब्लड ग्रुप है, स्त्री हैं, उसका AB ब्लड ग्रुप है। ये प्रथम दंपति हैं। द्वितीय दंपति उस तरफ देखेंगे जिसका पुरुष है, उसका A ब्लड ग्रुप है और स्त्री का आ रहा है B। अब ये दो दंपति हैं और वो कह रहे हैं भाई शिशु का ब्लड ग्रुप है B, कि ये शिशु मेरा है। तो इस प्रकार रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के द्वारा पैतृकता संबंधी विवादों का हल किया जाता है और कोर्ट के अंदर भी आप देखते हो, अदालत के अंदर। तो इस प्रकार आपकी साइंस बुक में दिया हुआ रहता है, परंतु कई बार पढ़ते पढ़ते अपन इतने आगे चले जाते हैं कि वो ध्यान नहीं करते, तो सब टॉपिक दिया हुआ होता है। तो प्रथम दंपति पुरुष का ब्लड ग्रुप O है, स्त्री का AB है। और एक आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा है कि भाई ये जो विकल्पी होते हैं, ये एक ही जीन के संबंधित उत्पन्न होते हैं, जीन प्रारूप 6 होते हैं। पिछले वीडियो के अंदर देखा तो ब्लड ग्रुप O है, उसका जीन प्रारूप 2 है। ये I और I, ये एक ही प्रकार का युग्म माना जाएगा। ये I इसका जीन प्रारूप है जो आपके बुक्स में दिया हुआ है कोष्टक O के बाद करने के बाद। स्त्री का ब्लड ग्रुप AB है, तो इसका जीन प्रारूप होगा फर्स्ट AB, IAB और IB, और इस प्रकार इनका जीन प्रारूप ये हो गया। एक के अंदर A आ जाएगा, एक के अंदर B आ जाएगा। O में कोई नहीं होता है तो I और I आ जाएगा। इस प्रकार फिर इसका मिलान करते हैं, ये O का होगा, ये स्त्री का होगा। इसका पहला जो है I जीन प्रारूप, ये I को ले लिया, इस I वाले को स्त्री के फर्स्ट वाले से जोड़ा गया, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ा गया। तो इनको इस प्रकार तीर से जोड़ने के बाद इसका मिलान होगा। तो ये पहला बिंदु है I और इसका IA, तो इस प्रकार यहाँ लिख दिया। ये इस प्रकार लिखने के बाद में फिर इसका फर्स्ट को जोड़ा जाएगा, अंतिम से जोड़ा जाएगा, यानी इसका सेकंड। इसको जोड़ने के बाद में इस प्रकार IB, क्योंकि इधर IB लिखा हुआ है और I पहले लिखा हुआ तो I को पहले लिख दिया और IB लिख दिया। इस प्रकार ये हो गया ये। इस प्रकार फिर सेकंड बिंदु को जोड़ रहे हैं, फर्स्ट के पुरुष के वो जीन प्रारूप को। इसका फर्स्ट होगा वो स्त्री के फर्स्ट से ही जुड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये स्त्री के फर्स्ट से जुड़ गया तो पहला बिंदु ये I आ जाएगा और फर्स्ट IA आ जाएगा। इस प्रकार ये जुड़ गया। अब वापस सेकंड से जुड़ेगा स्त्री के, तो ये इस प्रकार यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार यहाँ आ जाएगा रेखा, और मिलान होने के बाद में ये I और ये IB जुड़ेगा इस प्रकार। अब लास्ट में आप देखेंगे कि ये जो मिल रहा है
ये फर्स्ट मिल रहा है, तो ये इसका आ गया आई ए। तो आई ए लिखा हुआ है, तो इसमें ब्लड ग्रुप इसमें ए आ जाएगा। ये जीन प्रारूप ए है, तो ये ए आ जाएगा ब्लड ग्रुप। इसके बाद में बी आ रहा है आई बी, ये आई बी आ जाएगा, यहाँ बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और आई ए, तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और आई बी के बाद में बी आ जाएगा ब्लड ग्रुप। अब आप इनको देखिए, ये ब्लड ग्रुप हैं शिशु के। अब इसके अंदर शिशु का ब्लड ग्रुप आ रहा है बी, तो इसमें बी, यहाँ पर भी बी आ रहा है और यहाँ पर भी बी आ रहा है। पुरुष के अंदर भी बी आ रहा है और स्त्री के अंदर भी बी आ रहा है। तो कहने का मतलब है, जो जीन क्रोमोसोम मिलते हैं, माता पिता की संतान होती है, तो जीन आनुवंशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जेनेटिक्स। तो पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कि भाई जीन कहाँ होते हैं। तो माचिस की तीली के समान मान लीजिए गुणसूत्र होते हैं, तो माचिस की तीली के ऊपर जो शोर होता है उसको जीन बोलते हैं। वो गुणसूत्र का पूरा भाग है, ऊपर के भाग में होता है, जीन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप में ये प्राप्त हो जाएगा बच्चे के अंदर बी और बी। इसका जो शिशु का ब्लड ग्रुप है बी, तो शिशु का बी आ गया, तो बी इन दोनों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर मिल रहा है, माता पिता के अंदर। तो यह प्रथम दंपति का ही शिशु होगा, क्योंकि बी और बी इसमें आ रहा है। चलिए साहब, सेकंड दंपति को अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड दंपति में ध्यान देंगे इधर, तो पुरुष का ब्लड ग्रुप है ए और स्त्री का आ रहा है बी। तो स्त्री का बी आ रहा है, ध्यान देंगे। तो इसमें इसका जीन प्रारूप आ रहा है ए, आई ए और आई ए आ रहा है, दोनों में ए कर लिया, ये बुक्स में लिखा हुआ है दोनों में। और स्त्री के अंदर बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो आई बी और ये आई, इस प्रकार ये दोनों के अंदर लिखा हुआ है। तो जो पिछले अभी अपने किया है इसी प्रकार करेंगे। पुरुष का फर्स्ट स्त्री के फर्स्ट से जुड़ेगा रेखा चित्र ये, तो ये आई ए और आई बी हो गया ये, इस प्रकार। तो अब पुरुष का प्रथम स्त्री के सेकंड से जुड़ेगा, इस प्रकार रेखा चित्र ये। तो आई ए, पहले ये आई ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, इसको जोड़ दिया। फिर यहाँ सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, पुरुष के यहाँ पर आ जाते हैं। तो यह पुरुष का सेकंड जीन प्रारूप आई ए जुड़ेगा, इसके फर्स्ट से जुड़ेगा। तो इस प्रकार ये दोनों रेखा चित्र ये आ रहे हैं, आई ए आई बी। फिर इसका फर्स्ट सेकंड से जुड़ेगा ये, और ये इस प्रकार जुड़ेगा, तो आई ए और आई लिख दिया ये। अब ब्लड ग्रुप को देख रहे हैं, इसका ए और बी, तो ए भी आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा ये, और इसका ए भी आ जाएगा, ए बी, और इसका ए आ जाएगा। इस प्रकार इन ब्लड ग्रुप को देखेंगे पेरेंट्स के अंदर, तो बी किसी का भी ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा है शिशु का, ये शिशु का। इस प्रकार अपन कहेंगे जो द्वितीय दंपति हैं वो आपका, एक बार यहाँ द्वितीय लिख देते हैं, द्वितीय प्रथम अपन ने लिख दिया इधर, प्रथम दंपति इधर लिख दिया अपन ने। तो द्वितीय दंपति हैं, तो उसके अंदर शिशु का ब्लड ग्रुप कहीं पर भी बी नहीं आ रहा है। तो बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो द्वितीय दंपति के दोनों पेरेंट्स हुए हैं वो झूठ बोल रहे हैं, शिशु उसका है भी नहीं, शिशु प्रथम दंपति का होगा, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप इनके अंदर आ रहा है। इस प्रकार का ये अपन तय कर लेते हैं, इस रेखा चित्र के जरिए होता है। और ये लैबों के अंदर किस प्रकार के होते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर हैं, जयपुर के अंदर लैब है, उसमें डीएनए का टेस्ट वगैरह होता है। तो डीएनए का टेस्ट वगैरह होता है, डीएनए बोलते हैं इसको, इसी प्रकार से करते हैं, तो लैबों के अंदर होता है। और पूरे भारत में ये बता दें कि जयपुर और हैदराबाद के अंदर लैब हैं। अब तो काफ़ी सुनने में आ रहा है, काफ़ी जगह लैब हो गई हैं, बाकी जयपुर और हैदराबाद में लैब होती हैं। तो विवादों का निपटारा करने के लिए कोर्ट या अदालत जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार के लैबों में सैंपल भेजते हैं, तो फिर उसका निपटारा करते हैं। तो विज्ञान का बड़ा योगदान है। इस टॉपिक का नाम रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता है। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब 2 बिंदु छोटे छोटे रहे हैं पाठ के अंत में दिए हुए हैं, इनको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। अंगदान। अब एक्चुअली अंगदान की परिभाषा क्या होती है अपन समझते हैं। अंगदान का परिभाषा ये होती है, जीवित या मृत व्यक्ति के अंदर
जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति अपने अंगों का दान करना। जीवित व्यक्ति होगा या मृत व्यक्ति होगा मरने के बाद, तो अपने अंगों का दान करनी किसी अन्य व्यक्ति को वो अंगदान कहलाता है। अब आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, अंगदान के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो महत्वपूर्ण होती है। आँखें, एक तो आँखों का अंगदान अधिकतर होता है, आँख है, यकृत का भी होता है और एक अपने गुर्दों का भी होता है और अन्य प्रकार के अंग होते हैं जो उसका अंगदान किया जा सकता है। तो अंगदान में भारत में बहुत ही लोगों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए गरीब परिवार के अंदर कोई एक मुखिया होता है, परिवार को चलाता है। उस मुखिया के अंदर मान लीजिए किडनी या वृक्क खराब हो गई, इंग्लिश में किडनी बोलेंगे और वृक्क बोलेंगे हिंदी में, खराब हो गई, तो कोई अगर अंगदान कर देता है तो उस मुखिया का जीवन बच जाता है, तो पूरे परिवार का वो पालन पोषण करता है। तो भारत में अंगदान की बहुत ही आवश्यकता होती है, परंतु रेयर केस में कोई अंगदान इतना करता नहीं है। जैसे आपसे निवेदन है कि आपको भी इस प्रकार का लास्ट में अंगदान करना चाहिए, परिवार वालों को बताना चाहिए। हम भी करते हैं, कई बार बोलते हैं, तो अंगदान करना चाहिए। अंगदान के अंदर जीवित या मृत व्यक्ति कर सकता है। मरने के बाद 6-7 घंटे तक उसमें से आँख है, लीवर है या कोई गुर्दा है, उसको निकाल दिया जाता है। तो मरने के बाद 6 या 8 घंटों के अंदर चिकित्सक को निकाल देते हैं, उसकी द्रव्यमान होती है। और कुछ लोग जीवित व्यक्ति भी करते हैं। जीवित में थोड़ा सा जटिल है कि भाई, तो मरने के बाद भी ऐसा आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी लोगों को जीवन बचें। तो आप करेंगे, हम भी करेंगे, तो इससे क्या लोगों को काफ़ी ज़िंदगी मिलेगी। मरने के बाद में वो अंग आपके काम करेंगे और वो अंग भी जीवित रहेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्राचीन समय का। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि ऋषि दधीचि ने भी अपने हड्डियों का दान किया था प्राचीन समय के अंदर। तो एक उस समय की कहावत भी है, पशु मरे 100 काम सवारे, ध्यान से सुनना, हिंदी की है। पशु मरे 100 काम सवारे, मनुष्य मरे कोई काम न आवे। मनुष्य मरने के बाद कोई काम नहीं आता है, पशु मरने पर 100 काम आपके संवारता है। तो इस प्रकार की कहावत है। इस कहावत को झूठ साबित करना है। अब आप और मिल सब अंगदान करेंगे तो काफ़ी लोगों की जान बचेगी। अब भारत आपकी बुक्स के अंदर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। एक बात, बहुत सारे आंकड़े, इन आंकड़ों की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रत्येक वर्ष 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता होती है। यानी भारत के अंदर इतने सारे गुर्दों के डिसीज से लोग मरते हैं। 2 लाख गुर्दे चाहिए, यानी 2 लाख परिवार का मुखिया या कोई भी अन्य मुखिया मान लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। तो 2 लाख गुर्दों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भारत में 7,000 या 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं, यानी अंगदान बहुत कम करते हैं। अब 7,000 8,000 गुर्दे मिल पाते हैं, तो 7,000 या 8,000 ऑपरेशन होते हैं। कहना का मतलब 7,000 8,000 परिवार बचते हैं, परिवार में खुशी रहती है, तो चाहिए अधिक। दूसरा बिंदु आता है 50,000 लोगों को हृदय प्रत्यारोपण करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी 50,000 लोगों को हार्ट खराब हो जाता है तो हार्ट का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो 50,000 लोगों को आवश्यकता पड़ती है। परंतु बहुत ही कम भारत में हृदय का प्रत्यारोपण होता है, 10 से 15 लोग ही होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी बचती है। बहुत सारे बिंदु दिए हुए किताब के अंदर, मोटे रूप से मैंने 4-5 लिखे हैं। तीसरा बिंदु 50,000 लोगों को लीवर चाहिए, यानी यकृत खराब हो जाता है किसी वजह से वगैरह, एल्कोहल वगैरह पीने से या कोई भी अन्य कारण होने से, डिसीज होने से। तो अब 50,000 लोगों को लीवर चाहिए, परंतु बहुत रेयर केस में अंगदान करते हैं लोग। 700 लोगों को ही लीवर मिलता है और उसका ऑपरेशन होता है, 700 लोग ठीक होते हैं। तो 700 लोगों के परिवार का जीवन यापन खुशी से बढ़ता है। नेक्स्ट बिंदु 13। अब इन्होंने भारत सरकार के अंदर इन्होंने मान्यता देने के लिए 13 अगस्त को अंगदान दिवस घोषित किया है। तो इस अंगदान बिंदु पर आप ध्यान देंगे तो आप सभी मिलकर अंगदान करेंगे तो काफ़ी परिवार बचेंगे। दूसरा बिंदु आता है देहदान। छोटा सा बिंदु है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। देहदान के अंदर ये होता है कि जैसे मान लीजिए मरने के बाद में हिंदू समाज के अंदर या और समाज के अंदर
कोई दफनाते हैं। अपन हिंदू समाज के अंदर बॉडी को अग्नि संस्कार करते हैं, जैसे पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है, परिवार के लोग सारे मिलकर करते हैं। परंतु इसके अंदर देहदान के अंदर मृत व्यक्ति का देह दान करना, यानी मृत मरने के बाद में अपनी बॉडी को दान करना, यानी परिवार के लोगों को अग्नि संस्कार नहीं करने देना। तो इस प्रकार से कुछ एक ऐप होती हैं, जैसे गूगल पर तो फॉर्म भरा जाता है, तो कुछ यूनिवर्सिटी के अलग अलग होते हैं, मेडिकल कॉलेजों की ऐप होती हैं, तो इसमें फॉर्म भरकर रख सकते हैं कि भाई मरने के बाद मैं अपनी बॉडी का देहदान कर रहा हूँ। तो ये किस काम आती हैं? यह देहदान, जैसे मेडिकल स्टूडेंट में कुछ चिकित्सक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो उनको बॉडी को देखते हैं, तो बॉडी में हार्ट है वगैरह, लीवर को देखकर वो स्लाइडें बनाते हैं, सीखते हैं, तो वो भविष्य के अंदर अच्छे चिकित्सक बनेंगे। तो बॉडी उनके काम में आती है देहदान। तो इस प्रकार से भी कुछ देहदान के फॉर्म भर सकते हैं बॉडी देने के लिए, दान करने के लिए। जैसे इस बुक्स में आपके दिया हुआ है, साध्वी ऋतुम्बरा ने भी देहदान के लिए कहा हुआ है। क्रिकेट का नाम लेते हैं तो भैया सभी ध्यान देते हैं, तो आपको भी ध्यान दिलाते हैं क्योंकि क्रिकेट में सभी भी इंटरेस्ट लेते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भी देहदान करने का अपन उसने कह दिया है कि बॉडी देहदान के लिए बाद में दे दी जाएगी। तो देहदान और अंगदान बड़े ही पुण्य दान होते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति के अंदर भी कहा गया है और वर्तमान युग के अंदर भी इसको कहा गया है। तो देहदान और अंगदान के बिंदुओं को महत्व देना चाहिए ताकि जिनकी परिवार की बच सकें और परिवार की खुशियाँ आ सकें। धन्यवाद।